नमस्कार आप सभी लोग को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी सारे एग्जाम में एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, तो हम क्लास छठी से लेकर क्लास 10वीं तक के ज्योग्राफी के बुक के एनसीईआरटी को हम कवर करेंगे लाइन बाय लाइन। और जो वहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट अगर पॉइंट हमें मिलेंगे तो आप वो भी आपको हम बताएंगे। तो आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा होगा और हेल्पफुल होगा। इससे क्वेश्चन आपको बिल्कुल एग्जाम में आएंगे। छठी से लेकर 10वीं तक के एनसीईआरटी पढ़ा देंगे, उसमें से एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आराम से पूरा के पूरा क्वेश्चन लड़ जाएंगे। एक भी क्वेश्चन उससे बाहर का नहीं होगा, सारा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से ही आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन को बनेंगे। और एक चैप्टर ख़त्म होगा, उसके बाद उसी चैप्टर का एमसीक्यू भी करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारे एनसीईआरटी बुक का क्लास छठी की, वो है सौरमंडल में पृथ्वी। तो पहला चैप्टर शुरू करते हैं, फिर इसका एमसीक्यू करेंगे, फिर सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे, फिर उसका एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। तो दोस्तों अब ये पहला चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो हम लोग पढ़ते हैं और जो जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको हाईलाइट किए हुए, तो आप लोग को वहाँ से बेनिफिट होगा, वहाँ से क्वेश्चन बनते ही एग्जाम में। तो देखिएगा उसको अच्छे से। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। हम सभी जानते हैं आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या क्या होता है, इंक्रीज करती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं तो कुछ क्या होते हैं, धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। रात में जब हम लोग देखते थे कितना अच्छा देखने में लगता है। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से क्या है, अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इसी ठीक है, इसी चमकीली वस्तु के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार या अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। ठीक है, यहाँ से लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा। आप पूर्ण चंद्र को लगभग महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। ठीक है, ये लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ये पूरे लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते हैं। सही बात है। फिर इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे क्या खगोलीय पिंड कहलाती है। क्वेश्चन ये पूछ देगा खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, या क्वेश्चन ये पूछ देगा सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दे देगा तो क्या होगा, खगोलीय पिंड कहलाती है। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैस से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तारा बोलते हैं। और क्वेश्चन ये पूछेगा सूर्य क्या है, सूर्य भी क्या है, सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, तो यहाँ से इतना ही लाइन, जो लाइन हम अंडरलाइन हाईलाइट की उसी को फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन आपको वहीं से एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अगला है
रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत दूरी होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। ठीक है, और ये अंडरलाइन कीजिएगा। रात्रि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाए गए विविध आकृतियों को देख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ठीक है, इसको जिसमें से अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक क्या नक्षत्र मंडल है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा नक्षत्र मंडल, ये अर्सा मेजर और बिग बियर क्या है? तो एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। ठीक है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, जो सात ऋषि मतलब संत। यह 7 तारों का क्या है? समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। ठीक है, अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्तियों से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। हम सभी जानते हैं प्राचीन के समय में क्या था, घड़ी था नहीं, तो जो लोग थे वो क्या रात में दिशा को निर्धारण करने के लिए तारों की हेल्प वो लेते थे। उत्तरी जो तारा था, नॉर्थ स्टार जो था, वो उत्तर दिशा को क्या करता था? दिखाता था, बताता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ध्रुव तारा बोलते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, उसी के सहारे वो ये उत्तर दिशा हो गया। ठीक है, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति को जान सकते हैं। जैसा कि चित्र जो दिखाया गया है ये 1.1 में, जैसे ये क्या है, ये ध्रुव तारा हो गया। तो ये हमेशा क्या होता है? ये हमेशा उत्तर दिशा में फिक्स होता है। ठीक है, आगे चलते हैं कुछ। ठीक है, यहाँ पे आइए। तो यदि सप्तऋषि मंडल के संकेत तक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह बोलते हैं, ऐसे पिंड को प्लैनेट बोलते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकती है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक क्या है? ग्रह है। वो क्या है? पृथ्वी का एक ग्रह है, एक प्लैनेट है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। ठीक है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, उसके बाद इधर देखिएगा कुछ ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसको तो हमेशा देखिएगा। बोला है बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर क्या छल्ले होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ दिया निम्नलिखित में से किस प्लैनेट के पास छल्ले होते हैं चारों तरफ? क्या होगा? बृहस्पति, शनि या यूरेनस। या पूछ दिया निम्न में से किस प्लैनेट के पास छल्ले नहीं होते हैं? ऑप्शन दे देगा तो वहाँ तो आपको छांटना पड़ेगा। तो अब सिर्फ ये याद कर लीजिए, बृहस्पति, शनि और यूरेनस के पास चारों ओर क्या छल्ले होते हैं। बस यही 1, 2, 3 ग्रह है जिसके पास चारों ओर से क्या छल्ले होते हैं। ठीक है, बृहस्पति को बोलते हैं जुपिटर बोलते हैं,
शनि को सैटर्न, अरुण को यूरेनस में अरुण होता है। इसके चारों ओर क्या होते हैं, छल्ले होते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछ, ये एग्जाम में जरूर आएगा आपको। चलते हैं आगे। आगे थोड़ा सा देखिए, जब बड़ा सा ये है, थोड़ा सा इसको हम ये करते हैं, ठीक है। देखिए ये ग्रह दिया हुआ आपको, ये सन है, सन से दूरी के अकॉर्डिंग ग्रह है। यहाँ से क्वेश्चन आपको ये पूछ देगा, जैसे ये क्या, ये क्षुद्र ग्रह हो गया, ठीक है ना। क्षुद्र ग्रह के अंदर में जो 4 ग्रह हो गया, मरकरी हो गया, शुक्र हो गया, अर्थ हो गया, मंगल हो गया, इसको बोलते हैं अंतःग्रह बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, अंतःग्रह, ये अंदर का ग्रह हो गया। ये चट्टान से बना होता है। तो चट्टान से कौन कौन ग्रह बना होता है, तो बुध, शुक्र, अर्थ, मंगल, ये क्या है, तो ये अंतःग्रह है। क्वेश्चन ये भी पूछ दिया, आंतरिक ग्रह कौन कौन है, तो 4 गो ग्रह है आंतरिक ग्रह, बुध है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। ये 4 गो क्या है, आंतरिक ग्रह हो गया, जो चट्टान से बना हुआ है। अब उसके बाद क्या है, 4 गो ग्रह जो बच गया वो क्या, बाह्य ग्रह हो गया, जिसमें जुपिटर हो गया, सैटर्न होगा, यूरेनस, अरुण और नेपच्यून मतलब वरुण। ये 4 ग्रह क्या, बाह्य ग्रह हो गया, जो किससे, गैस व तरल पदार्थ से बना हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ दिया, बाह्य ग्रह कौन सा है और आंतरिक ग्रह कौन सा है, ठीक है। और ये जो क्षुद्र ग्रह जो है, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा हुआ है, आने वाले एग्जाम में भी पूछ सकता है। ये कुछ पॉइंट है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। और ये हम लिख दिए, देखिए जैसे मरकरी जो है बुध, तो उसका परिक्रमण कितना दिन का, 28 डे लगता है, और घूर्णन 59 डे लगता है, ठीक। तो ये इसको हम नोट डाउन कर दिए, तो इसको आप भी इसको ऐसे ही लिख लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए, शुक्र का भी है, अर्थ का हो गया, मंगल का हो गया, फिर इधर जुपिटर का हो गया, सैटर्न का हो गया, यूरेनस का हो गया, फिर नेपच्यून का हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला पेज पे। आगे है दोस्तों, देखिए हम लोग जानते हैं कि, देखिए कहानियों से सोल मतलब सूर्य देवता को कहा जाता है। सूर्य शब्द का अर्थ होता है सूर्य, ठीक है, उससे संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल, सौर्य सिस्टम, सौरमंडल या सौर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखें। तो लिखिएगा, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक क्या है, उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके 4 ओर चक्कर क्या करता है, लगाता है। हमारी पृथ्वी समान 7 अन्य ग्रह है जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। तो सबसे आगे चलते हैं, क्या है, सौरमंडल। तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है। हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन है, सूर्य है, ठीक है। जैसे परिवार में मुखिया होता है ना, उसी तरह सौरमंडल में भी मुखिया कौन है, सूर्य हो गया, ठीक है। सूर्य क्या है, तो सूर्य जो है वो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र क्या स्रोत है, सोर्स है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। तो कितना दूर है, तो सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर क्या दूर है। तो क्वेश्चन ये पूछ देगा, सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना किलोमीटर दूर है। ऑप्शन दे देगा 10, 11, 15, 16, 17। तो क्या होगा, 15 किलोमीटर दूर है, ठीक है। आगे चलते हैं ग्रह पे। हमारे सौरमंडल में कितने 8 ग्रह है। सूर्य के दूरी के अनुसार अगर देखेंगे तो वे क्या, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि, यूरेनस
और नेपच्यून। ठीक है, यूरेनस मतलब अरुण होता है और नेपच्यून मतलब वरुण होता है। तो ये दूरी के अकॉर्डिंग हो गया। इसको याद कैसे करेंगे? ऐसे तो जो बुक में जो दिया है, टिक माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नर्स, उससे अच्छा है क्या, याद डायरेक्ट याद कर लीजिए। पहले बुध हो गया, फिर शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। और देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह क्या है, आंतरिक ग्रह हो गया। ठीक, जो चट्टान से बना हुआ है। अब बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये 4 ग्रह क्या है, बाह्य ग्रह है, जो गैस से बना हुआ है। तो ऐसे याद कर लेंगे, इजी होगा। ये लफड़ा है याद करने में। अगला है, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको ऑर्बिट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आप देखिएगा। हम जब एमसीक्यू जब करवाएंगे, उसमें आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। बुध सूर्य की सबसे नज़दीकी है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन का समय लगता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र है। और भोर का तारा कौन है? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग कीजिएगा। ठीक ना। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 सीरस और प्लूटो इसको बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो इसको बौना ग्रह बोलते हैं। ये ग्रह में नहीं आता। अगला है पृथ्वी। सूर्य के दूरी के हिसाब से पृथ्वी क्या है? तीसरा ग्रह है। पृथ्वी क्या है? तीसरा ग्रह है। आकार में यह, लेकिन आकार में क्या है? 5वां ग्रह है। ये आकार में 5वां ग्रह हो गया। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहते हैं। भू आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी जो है न तो अधिक गर्म होता है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु क्या उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल के सबसे क्या है, सबसे अच्छा ग्रह है, सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी क्या नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 क्या है, सतह पर पानी से ढकी हुई है। इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, अगला है चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम चंद्रमा है। इसका जो व्यास है, पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। तो क्वेश्चन ये पूछता है, चंद्रमा का जो व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास का कितना है? तो 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा क्या है, नज़दीक है। इसीलिए ये हमको इतना बड़ा दिखता है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। किससे? पृथ्वी से। चंद्रमा पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर है? तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और सूर्य जो है वो पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर है? तो वो है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो देख लीजिए कितना दूर है वो, 15 करोड़। समझ रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा हो गया है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। तो तुलना कीजिए, वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और ये है 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चलते हुए आगे की ओर, ये रॉकेट है पृथ्वी पर गिरना। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश की जो गति है ना, प्रकाश की जो गति है लगभग कितना है? तो ये 1 दाएं संख्या 1000 लाख और कितना 10 लाख।
ठीक है नहीं, इकाई दाइन संग्रह 1000, 10,000, 3 लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति क्या है, सेकेंड है ये, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड में है। इसको जब चेंज करेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, हो जाएगा। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को आने में पृथ्वी पर कितना 8 मिनट का समय लगता है। सोच लीजिए, इतना मीटर पर सेकेंड के हिसाब से स्पीड है, फिर भी पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लग जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और विभिन्न क्वेश्चन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को, ये डेट जरूर याद कीजिएगा, 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा के सतह पर कदम रखे थे। ठीक है, ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखिए, पृथ्वी जो अभी जो हम पढ़े थे यहाँ पे से, पृथ्वी जो है इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। तो कैसे है देखिए, पृथ्वी का व्यास जो है 12,742 किलोमीटर है और मून का व्यास 3,474 किलोमीटर है। तो हो गया 3 × 12, लगभग 3 × 12, 1/4 हो गया। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग यूनिवर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में क्या करते भेजते हैं हम लोग हैं, और पृथ्वी की ऑर्बिट में इसको फिक्स करते हैं। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह भी है, जैसे इनसेट हो गया, IRS हो गया, एडुसेट हो गया इत्यादि। सो क्या है, सैटेलाइट है जो भारत के द्वारा ऊपर क्या गया हुआ है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत ठीक ना, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, जो नहीं देखते हैं हम लोग। अरे कितना कहीं पे गहरा दिखाई पड़ता है। ठीक है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा के दिन देखिए या छत पे जाके कितना अच्छा सुंदर सा दिखने में लगता है। अब है क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या बोलते हैं, तो क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, बताया था आपको फोटो में। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर क्या अलग हो गए, सेपरेट हो गए। अब उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर जितने भी हाईलाइट किया हुआ है दोस्तों, वो सभी इंपॉर्टेंट लाइन, उसको आप लोग भी अंडरलाइन कर दीजिएगा। वहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर से जरूर मिलेंगे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड बोलते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म हो जाता है और क्या वो जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है और कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है तो देखते होंगे कहीं कहीं पे बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का क्या समूह होता है जिसको हम आकाशगंगा यानी मिल्की वे है हमारे सौरमंडल में। इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इसी प्रकार इसका नाम क्या होगा, आकाश गंगा पड़ा था।
आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगा मिलकर क्या होता है, मिलकर यूनिवर्स का निर्माण करती है। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कई पर जानकारी नहीं मिली, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का क्या हिस्सा है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के बाद सौरमंडल, उसके आकाशगंगा, और देखिए पृथ्वी सौरमंडल का हिस्सा है, सौरमंडल आकाश गंगा का हिस्सा है, मिल्की वे का हिस्सा हो गया, और ये आकाश गंगा जो है वो ब्रह्मांड का हिस्सा हो गया। तो ये सीक्वेंस दे देगा अरेंज करने के लिए आपको एग्जाम में। ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। और जितने भी अंडरलाइन किया हुआ है और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हुए उसको आप लोग जरूर नोट कीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, या बुक के में लिख लीजिए, सबसे अच्छा होगा। जब भी पढ़िएगा तो उस अंडरलाइन किया हुआ जो है उसको जरूर से जरूर पे पढ़िएगा। एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट डे आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो क्लास 6ठी की ज्योग्राफी के बुक का एनसीईआरटी बुक का हम एमसीक्यू लेकर भी आएंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा कैसा लगा मेरा क्लास और कैसा लगा आपको आज का वीडियो, तो वो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और इसका एमसीक्यू लेकर हम आएंगे या नहीं आएंगे, ये चीज़ भी आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। हम लगभग 50 क्वेश्चन लाएंगे इस एनसीईआरटी बुक का, जिसमें इजी भी होगा, मॉडरेट भी होगा और हार्ड भी होगा। 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड करके हम क्वेश्चन बनाएंगे और आप लोग को बीच हम इसका वीडियो डालेंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा लगा और एमसीक्यू क्वेश्चन हम लाए कि नहीं लाए, कि सीधे अगला चैप्टर पे बढ़ जाए। तो ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को। सॉरी, नमस्कार बोल दिए थे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको ऐसे ही क्लास 6ठी से लेकर क्लास 10वीं तक का ज्योग्राफी का आपको पूरा की पूरा हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन को पढ़ाएंगे पूरा अच्छे से हम। ठीक है।